हाय, हमारी इताची शिनन सीरीज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 सब चैप्टर 3 एंड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज 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 इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है और हमें डांसो को दिखाया जाता है। टीम रो। डांसो धीरे से बड़बड़ाया। वो अपने सामने रखे हुए पेपर को देख रहा था और इताची उसके सामने खड़े होकर के उसे लगातार देखे जा रहा था। वो लोग डांसो के रूम में थे, जो उस घर में है जो डांसो को दिया गया था। डांसो अपने राइट आर्म की एल्बो को आर्म रेस्ट पे टिका करके बैठा हुआ था और उसने उसी हाथ में उस पेपर को पकड़ा हुआ था। फिर उसने बोला, तो लीडर हताके ककाशी है। इताची ने रिप्लाई दिया, हाँ। वो पूरे टाइम उस आदमी को लेकर क्यूरियस था जो आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो एक फाउंडेशन का मेंबर था जो एक व्हाइट टाइगर मास्क में वहां खड़ा था। उस आदमी या उसके मास्क के बारे में कुछ अलग नहीं था, वो बस क्यूरियस था। उस मास्क के एक साइड की आंख इताची को ही देखे जा रही थी या फिर कह लो घूरे जा रही थी और फॉर सम रीजन इताची इसी विश्वासघाती नजरों से थोड़ा अनसेटल हो गया था। डांसो ने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ऑलमोस्ट डिक्लेयर करते हुए बोला, ये एक एक्सीलेंट निंजा है। हताके ककाशी। इताची को उसने बचाया था जब वो जस्ट निंजा बना ही था, उस मिशन पर जब वो लैंड ऑफ फायर के डायमियो को गार्ड कर रहा था। जब एक अननोन निंजा ने उन पर अटैक कर दिया था तब उसकी शारिंगान अवेक नहीं हुई थी और इताची ऑलमोस्ट अपनी डेथ के लिए प्रिपेयर्ड था क्योंकि उसे अपनी पावर और अपने अपोनेंट की पावर के बारे में अच्छे से पता था। और आज तक इताची को ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आई है कि आखिरकार वो बंदा वैनिश हुआ क्यों था। बस वो इतना जानता था कि उस बंदे ने ककाशी का नाम लिया था और गायब हो गया था। पर आज के टाइम पर इताची के पास कोई रास्ता नहीं था कि ये जान पाए कि वो बंदा ककाशी से डरा था या फिर बात कुछ और ही थी। डांसो ने आगे बोला, इसके अंदर डार्कनेस है और यही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है एक ओनबू बनने के लिए। इताची ने खुद से सोचा, डार्कनेस, क्या ये मेरे अंदर भी है? फिर डांसो ने बोला, रेस्ट एश्योर, तुम्हारे अंदर भी काफी डार्कनेस है। डांसो ने ये बात ऐसे बोली मानो उसने ये बात उसके अंदर से देख ली हो। इताची आज तक डांसो से बहुत बार मिल चुका था तो उसको इसकी ये बात बिल्कुल सस्पिशियस नहीं लग रही थी। ये बंदा दूसरे लोगों पर जजमेंट बनाता था, उनके मेंटल हेल्थ के अनुमान पर आगे बढ़ता था और अनकहे विचारों के उत्तर देता था। ये उसके लिए आम बात थी। डांसो यही सब करता था। डांसो ने बोला, ट्रांसफर सेलिब्रेशन की तैयारी करो। डांसो ने यह बात बोली और उस पेपर को टेबल पर रख दिया और खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी चेयर को अपने डेस्क के नीचे डाली और उस मास्क मैन के साइड में जाकर के खड़ा हो गया और इताची को देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ उस आदमी के शोल्डर्स पर रखा और धीरे धीरे स्माइल करने लगा और बोला, यह आदमी भी टेम्परेरी टीम रो में रहने वाला है। ऑल्दो डांसो की फाउंडेशन ओनबू का ही पार्ट है पर यह एक डिफरेंट चेन ऑफ कमांड है और जो ओनबू की लीडरशिप है वो डायरेक्टली होकागे के कंट्रोल में है और ये डांसो वाली ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। इताची ने सुना था कि इन्हीं रीजंस की वजह से ये लोग रेगुलरली इंफॉर्मेशन और पर्सनल से एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। फिर डांसो ने बोला, चिंता मत करो, मैंने नेचुरली हिरुजन की परमिशन ले ली है। डांसो ने बात ऐसे बोली मानो उसने उसका दिमाग पढ़ लिया हो। इताची इस एरोगेंट बंदे की बातें चाहे कितनी बार भी क्यों ना सुन ले पर उसको इस बंदे की बातें कभी पसंद नहीं आती थी। फिर उस टाइगर मास्क मैन ने बोला, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज शुगारू। उसकी आवाज एक ड्राई रस्टिंग साउंड से मिक्स्ड लग रही थी, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो, जिसकी वजह से उसकी बातों को समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा था। शुगारू को बचपन से ही एक सीरियस इलनेस थी जिसकी वजह से वो आज तक कभी ढंग से नहीं बोल पाता था। मिशंस जिस पर बात करने की जरूरत पड़ेगी वही थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, पर मैं उसके अलावा सब कर सकता हूँ। उसकी आवाज में एक स्ट्रेंज क्वालिटी थी पर उसकी टोन बहुत लाइट थी। उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे उसका काफी फ्रेंडली नेचर हो। डांसो ने बोला, तुम इस बंदे को अपने हाथ और पैर की तरह समझ सकते हो। इताची ने बोला, हैंड्स एंड फीट। फिर शुगारू ने उस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जो इताची ने डांसो से पूछा था। यस, मैं फाउंडेशन का मेंबर हूँ। मास्टर डांसो के ऑर्डर्स एब्सोल्यूट हैं, तो अगर मेरे को ऑर्डर्स मिले हैं इताची के हैंड्स एंड फीट्स बनने के लिए तो मैं उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, भले से वो मेरे से छोटा ही क्यों ना हो। उसने इस बात को एक्सप्रेशन लेस होकर के बोला था, थोड़ा सरकाज़म के साथ, पर इताची ने डांसो को देखते हुए थोड़ी सी भी स्माइल नहीं की। फिर उसने बोला,
मैं ओनबू में अपने दम पर आया हूँ। डांजो ने बोला, तुम इस चीज को ज्यादा सीरियसली मत लो। शुगारू टीम रो में बस एक लोन की तरह है। तुम्हारा टीम लीडर ककाशी है, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें भी शुगारू का पता नहीं चलेगा, बस वो तुम्हें सेफ रखेगा। इताची ने बोला, मुझे सेफ रखेगा? तुम्हारा मतलब है कोई मुझे टारगेट कर रहा है? डांजो ने बोला, फर्स्ट उचिहा ओनबू, जो अभी सिर्फ 11 साल का है। ये जो पोजीशन मिली है तुम्हें, इससे कई लोग तुम्हारे बारे में कई ख्याल बनाएंगे और तुमसे जेलस भी होंगे। तभी इताची को एक फ्लैशबैक आता है कि जब वो टीम रो से मीट एंड ग्रीट कर रहा था, तभी उसके एक दोस्त ने उस पर कई सारे कुनाई फेंक दिए थे, पर वो उस पर लगे नहीं। उसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो उसका दोस्त कुनाई फेंक करके उसे सबसे मिलने से रोक रहा हो। पर इताची ने ना उन कुनाई को रोकने की कोशिश करी, ना अपने फ्रेंड से आर्ग्यू करने की। वो वहां से चुपचाप चला गया, जो ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और जब ककाशी को पता चला था कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो उसने उस बंदे को सुनाया भी था। पर उनमें से किसी को भी देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से कोई भी जेन्युइनली सॉरी हो। फिर ककाशी ने एक्सप्रेस किया कि वो इताची की बहुत वैल्यू करता है और वो नहीं चाहता कि इताची इतनी यंग एज में मारा जाए, वो भी अपने टीममेट्स की जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तभी डांजो ने बोला कि तुम ओनबू के निंजास को अंडर एस्टिमेट मत करो। जैसे जैसे तुम विलेज के सेंटर के क्लोज जाओगे, वैसे वैसे तुम ज्यादा लोगों से मिलोगे जिनका उचिहास को लेकर के फेवरेबल इंप्रेशन नहीं होगा। और ऐसा होना भी कंप्लीटली पॉसिबल है कि उनमें से कोई तुम्हें मारने का भी ट्राई करे और बाद में सारी चीजें ऐसे दिखा दे कि तुम एक मिशन के दौरान मारे गए हो। और अगर तुम मारे गए तो तुम्हारा क्लैन क्या सोचेगा? इताची ने बोला, इम्पॉसिबल। डांजो ने अपने सर को हिलाते हुए बोला, मैं ये कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल सिचुएशन भी कंप्लीटली पॉसिबल है। अगर इताची मिशन पर मरा तो उसके फादर और बाकी के लोग इसे विलेज के किसी प्लॉट की तरह सस्पेक्ट करेंगे। इताची की डेथ एक परफेक्ट ट्रिगर हो सकती है एक्सप्लोजन के लिए, जो उनकी पोजीशन है विलेज में उसके डिससेटिस्फेक्शन के लिए। और जैसे इताची के दिमाग में आया कि उसकी डेथ एक परफेक्ट ट्रिगर बन सकती है उचिहा क्लैन के प्लान्स को पूरा करने के लिए, तो वो पूरी तरीके से कांप गया। डांजो शिगारू से थोड़ा आगे बढ़ा और इताची की तरफ आते हुए बोला, तुम ऑलरेडी विलेज और क्लैन के लिए एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोजीशन पर हो। फिर उसने अपने हाथों को धीरे से उसके शोल्डर्स पर रखा। फिर उसने आगे बोला, तुम एक ब्रिज की तरह हो जो विलेज और क्लैन को कनेक्ट करती है मेरे लिए। तुम एक लंबी लाइफ जियोगे उचिहा इताची। डांजो ने भी कुछ वैसी बात बोली थी जैसे उसके फादर ने उससे बोली थी। कोनोहागे कोर और दी उचिहा क्लैन, क्या इनकी रिलेशनशिप इक्वल है? दी उचिहा क्लैन के बंदे भी विलेज ऑफ कोनहा में ही रहते हैं। जो इनका अनफ्रेंडली और अपोजिंग नेचर है, क्या वो स्टार्टिंग से अबनॉर्मल और स्ट्रेंज नहीं था? कोनहा के पास उचिहा क्लैन का कंप्लीट रूल क्यों नहीं है? इस फैक्ट के बाद भी उचिहा क्लैन को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दिया गया है। इसके बाद भी विलेज में इतनी डिससेटिस्फेक्शन क्यों है? दोनों को जोड़ने वाली प्रेजेंस उसके पापा के लिए एक पाइपलाइन और डांसो के लिए एक ब्रिज है। ये दोनों एक ही चीज है। फिर डांसो ने थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम बिना क्लैन की चिंता के ओनबू में अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करो। इताची ने थोड़ा झुक करके बाव किया और वहां से निकल गया। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें इजुमे का सीन दिखाया जाता है। इजुमे ने बोला, इट्स बीइंग अ व्हाइल। हाँ, इताची उस टाइम पर क्लैन कंपाउंड के एक छोटे से पार्क में था और अभी शाम हो रही थी। उसने बिना किसी इंसिडेंट के ओनबू ज्वाइन कर लिया था और डांजो की रिपोर्ट भी फिनिश कर दी थी। वो मिशन से घर जाते समय कंपाउंड के एंट्रेंस पर इजुमे से टकरा गया था और फिर वो दोनों बिना एक दूसरे को इनवाइट करे पार्क की तरफ चले गए थे। इजुमे एक स्विंग पर चली गई थी और इताची उसके पीछे वहीं पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। इजुमे ने बोला, सॉरी उस टाइम के लिए। इताची ने उससे क्वेश्चन करते हुए पूछा, किस टाइम के लिए? फिर इजुमे ने पीछे देखा, उस स्विंग पर आगे पीछे होते हुए। फिर उसने बोला, यू नो, जब हम उस टी शॉप पर मिले थे तब के लिए। तभी उसे याद आया कि इजुमे उस दिन गुस्सा करने के लिए और वहां से चली जाने के लिए माफी मांग रही है। उस दिन के बाद से इन दोनों ने आज तक बात नहीं की थी। उस दिन के बाद से आज तक के बीच में इताची के लाइफ में बहुत सी चीजें हुई थी, तो इताची के पास ऑनेस्टली टाइम नहीं था ये सब सोचने का। तो इसीलिए वो कंप्लीटली भूल गया था उस इंसिडेंट के बारे में जो उस दिन हुआ था टी शॉप पर, और उसे यह बात जस्ट अभी याद आई थी। भले से वो आज माफी मांग रही है, पर इताची आज के टाइम पर उस टाइम के लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, तो उसके पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिसके लिए वो उसे माफ करे। फिर इताची ने बोला, मैं वो हूं जिसे अपोलोजाइज करना चाहिए। इजुमे ने बोला, तुम क्यों अपोलोजाइज करना चाहते हो? इताची ने बोला, मुझे नहीं पता था कि वो बात तुम्हें इतनी ज्यादा बॉदर करेगी।
तभी इजुमे ने हंसते हुए दोबारा अपने फेस को सामने की तरफ घुमा लिया। इताची ने बोला, व्हाट? फिर इजुमे ने आगे बोला, मैं बस यही सोच रही हूँ कि तुम ऐसे ही हो। उसने ये बात एक ब्राइट आवाज में बोली और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि उसका मूड अब थोड़ा ठीक है। उसकी फीलिंग इतनी जल्दी बदल गई थी कि इताची संभल ही नहीं सका। वो उसे उस चेयरफुल ट्रैक से हटाना नहीं चाहता था, तो उसने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। उसने पूछा, तुम्हारा मिशन कैसा था? उसने बोला, नॉट अ बिग डील अगर तुमसे कंपेयर करे तो। फिर उसने अपने पैर से जमीन पर एक जोर की किक मारी ताकि वो झूले पर और ऊपर उठ सके। फिर उसने झूले पर से एक समरसॉल्ट मारी और बहुत ही ब्यूटीफुली उतर गई। फिर उसने अपने हाथों को खोला और पीछे मुड़ी। वो बस मेरा यूज करते हैं, जैसे मैं बहुत हैंडी हूँ। मैं डायमियो के वाइफ के पेट की केयर करती हूँ और लैंड ऑफ फायर के एडमिन्स के ऑफिस को और उनके सामान को न्यू ऑफिस में मूव करती हूँ। इजुमे की ये बात सुनकर इताची का मुंह नेचुरली खुल गया और उसने बोला, बस इतना ही है? हाँ? वो थोड़ा रिलीव्ड था, खुश था कि वो किसी डेंजरस मिशन पर नहीं है। इजुमे ने जानबूझकर इस सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि वो इतना रिलीव्ड क्यों है। इताची को खुद के लिए यह लगा करता था कि वो भी एक आधा ही निंजा है और यही रीजन था कि उसके पास इजुमे के बारे में सीरियसली सोचने की मेंटली छूट नहीं थी। इजुमे ने पहले बोला था ना कि उसी पाथ पर चलना जिस पर तुम्हारा फेवरेट पर्सन चला था, मे बी मुझे यही चाहिए। वो उस टाइम पर इजुमे की फीलिंग्स को समझ गया था जब वो वहां से भाग गई थी। उस दिन इजुमे के भागने से पहले ही वो इजुमे की फीलिंग्स को समझ गया था, पर वो इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था। इजुमे ने बोला, हे इताची, अगर तो मान लो क्या हो, ऑल राइट, अगर तुम एक निंजा ना बनते तो तुम क्या बनते? इताची ने बोला, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। इताची एक निंजा पेरेंट्स के बीच में पैदा हुआ था। उसका मानना था कि एक निंजा इतनी पावर पोजेस कर सकता है कि उसके जो ड्रीम्स हैं इस दुनिया से वॉर को खत्म करने वाले, वो पूरे हो सकें। तो वो कोई और पाथ के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता था एक निंजा बनने के सपने को छोड़कर। इजुमे ने बोला, तुमने नहीं सोचा? उसने ये बात थोड़ी सैडली बोली और फिर इताची के शोल्डर्स पर अपना सर रख लिया। फिर उसने आगे बोला, मैंने सुना कि तुम ओनबू में जा रहे हो। इताची ने बोला, तुमने सुना? इजुमे ने बोला, कंपाउंड में हर कोई ये बात जानता है। जो ओनबू है वो एक डीपली सीक्रेटिव डिवीजन है और विलेज भी यही मानता है कि जो बंदा भी उसमें जाए उसके बारे में किसी को पता ना चले। इस एक्सटेंट तक कि ऐसा हो भी सकता है। और वहीं पर इताची के ओनबू में जाने की खबर पूरे टाउन में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी थी। वैसे क्लैन में कितनी ताकत है ये जताना एक अलग चीज है, पर क्या ये सच में ठीक है कि ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो? क्लैन बहुत ही जल्दी में है कॉपी डाटा को लेकर, मतलब अपने प्लान्स को लेकर। क्या होगा अगर इस बारे में विलेज को पता चल जाए तो? फिर इजुमे ने बोला, हे इताची। इजुमे की आवाज इताची को रियलिटी में वापस ले आई। फिर उसने आगे बोला, मैं डरी हुई हूं। इताची ने बोला, किस चीज को लेकर? इजुमे ने बोला, मुझे लगता है कि तुम आगे और आगे बढ़ते जा रहे हो। तभी इताची को फील हुआ कि उसके चेस्ट पर सडनली कुछ टच हुआ है। दरअसल इजुमे का सर वहां पर रेस्ट कर रहा था। इताची ने बोला, इजुमे। फिर इजुमे ने बोला, आई एम सॉरी इताची, पर मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। अब इताची कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने वेट किया इजुमे के शांत होने का। फिर इजुमे ने बोला, हम अभी सिर्फ 11 साल के हैं, पर तुम अभी से इताची, तुम जाना कहां चाहते हो? इताची ने बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। प्रोबेबली उसने अपने इस लास्ट वाले वर्ड को अपने अंदर ही निकल लिया था। हमारा सब चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है। वैसे सो फार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे को कमेंट्स में बताना कि इस सीरीज में आपका सो फार फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है एक्सेप्ट इताची। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और ऑसम वीडियोस देखने के लिए। हमारा सब चैप्टर 4 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा इताची के सामने वाले डोर के पीछे खड़ा था और बोल रहा था कि अ लिटिल एंटी क्लाइमैटिक इजंट इट। और इस बात का इताची कोई जवाब नहीं देता, वो वहां चुपचाप खड़ा था। फिर उस आदमी ने आगे बोला, वेल ये ओनबू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ डेंजरस मिशन ही होंगे, होगाके को गार्ड करना भी एक मिशन है। इताची ने बोला, मुझे पता है। उस आदमी के मास्क पर जो आई ओपनिंग थी वो एक आलमंड के शेप की थी और इताची की जो आई ओपनिंग थी वो राउंड थी।
उस आलमंड आई वाले बंदे का नाम ककाशी हातके है। ये ओनबू में टीम रो का लीडर है और इताची का डायरेक्ट सुपरवाइजर भी है। ऑल्दो वो अभी भी यंग ही है, वो अभी 20 साल का ही है, पर वो फिर भी ओनबू में है, वो भी पिछले 8 साल से। ये टैलेंटेड है और होकागे भी इस पर काफी ट्रस्ट करते हैं। इताची इसको अभी थोड़े टाइम पहले से ही जानता है, उस टाइम से जब टेन्मा मरा था तब से। ये वही ककाशी है जो इताची की मदद करने आया था, और अगर ये वहां पर शायद थोड़ा सा जल्दी आ जाता तो शायद टेन्मा मारा भी ना जाता। निंजा सिर्फ रियलिटी और रूल्स पर ही फोकस करते हैं। टेन्मा मर चुका है और ये एक फैक्ट है और इसको अब बदला नहीं जा सकता। इताची का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो ऐसा सोचे कि व्हाट इफ ऐसा होता या व्हाट इफ वैसा होता। तभी ककाशी ने उससे एक इनोशियस क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें ओनबू की बेसिक टैक्टिक्स याद है? वो एक अच्छा लीडर है और इसीलिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स की फीलिंग को कंसीडर कर रहा है। फ्रेंड किलर, जब भी कोई ककाशी को देखता था और उसे कुछ बुरा बोलना रहता था तो वो यही बोलता था, और जब से इताची ओनबू में ज्वाइन हुए तब से वो ये बात कई बार सुन चुका है। हाउएवर ये सब ज्यादातर उससे बड़े सबऑर्डिनेट ही बोला करते थे, और ये एक अनोयंस और जेलिसी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अगर मिशन को कंप्लीट करना हो तो टीम लीडर ककाशी अपने दोस्तों को भी मार सकते हैं। ऐसे बोलने वालों के चेहरे हमेशा मतलबी होते हैं, पर डे टू डे बेसिस पर इताची ने कभी ककाशी के मुंह से एक सिंगल वर्ड तक नहीं सुना था अपने कॉमरेड्स को लेकर। और ये भी काफी नोटेबल था कि वो किस तरीके से अपने टीममेट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, जो बॉन्ड वो शेयर करते हैं उसे। और उस टाइम पर ककाशी इताची को लेकर के एक्स्ट्रा अटेंटिव था, क्योंकि उसने अभी जस्ट ओनबू ज्वाइन ही करी थी। वो बस कोई ना कोई तरीका ढूंढता ही रहता था कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। इताची ने बोला, मेरे दिमाग में सारे बेसिक्स हैं। वो सीधा खड़ा था और अपने टीम लीडर को देख भी नहीं रहा था। ककाशी ने बोला, नो सरप्राइज देयर। इताची जैसे बंदे के लिए जिसने स्मॉल निंजा टीम के सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रखा है, उसके लिए ओनबू की पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज काफी फैंटेसाइजिंग थी। और 4% टीम, 3% टीम, 2% टीम, आज तक कि अकेले होने पर कैसे स्टेप्स लेने हैं वो भी उसे पता था। लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर टैक्टिक्स जैसे ऑफेंसिव पोजीशन कंटेन करना या फिर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने जैसे मिशंस पूरे हो सके, ये सब काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। हर चीज फेंस और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के फॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन सब स्पेशलाइज होना चाहिए अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अपने क्यूरियोसिटी के चलते इताची ने एक रात में ओनबू की पूरी बुक को पढ़ लिया था। ककाशी ने कहा, जब तुम एकेडमी में आए थे तो तुम्हें प्रोडिजी क्यों कहा जाता था, इसके पीछे का रीजन क्लियर है। इताची ने बोला, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ का यंगेस्ट ग्रेजुएट ऐसा कुछ कहेगा। ककाशी ने बोला, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब वॉर चल रही थी, तब उन्हें निंजास की जरूरत थी और तब सिचुएशंस डिफरेंट थी, और अब सिचुएशंस डिफरेंट हैं। अब जब ककाशी ने मेंशन किया ही है तो मैं बता दूं कि जब से इताची ग्रेजुएट हुआ है तब से एकेडमी का सिस्टम काफी बदल चुका है। जब इताची ग्रेजुएट हुआ था तब भी वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स थे, और उसी वजह से जब उसकी एक्चुअल एबिलिटीज का पता चला था तब उसकी क्लास को स्किप करा दिया गया था, जिससे वो जल्दी ग्रेजुएट हो गया था। पर अब टाइम पीस का है और अब होकागे ने स्किप वाला सिस्टम हटा दिया है, जिसका मतलब है कि सास्के कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाए, पर अब उसे 11 साल पूरे करने ही होंगे। इताची ने बोला, जब मैं अपने कॉमरेड्स के साथ घूमता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि मैंने कुछ पढ़ा है। ककाशी ने बोला, तुम ठीक हो जाओगे। उसने ये बात ऐसे कही थी कि जैसे उसने ये चीज खुद भी फील की हो। इताची ने उसकी आवाज में कोई एक्सेसिव एक्सप्रेशन या इररिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी केयरलेसनेस या उसकी प्राइड के चलते नहीं देखी। उसकी आवाज कंप्लीटली कैजुअल थी और इसी वजह से वो थोड़ा मिस्टीरियस भी था। फिर ककाशी ने आगे बोला, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ओनबू तुम्हारे लिए एक प्लेस ऑफ प्राइड बनेगा। इताची ने बोला, थैंक यू, अ सुपरवाइजर आई कैन काउंट ऑन। ककाशी के अंदर ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से इताची ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गया था। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें श्राइन का सीन दिखाया जाता है। इताची सोच रहा था कि मैं यहाँ चाहे कितनी बार भी क्यों ना आ जाऊं, पर मुझे यह जगह कभी अच्छी नहीं लगती। उस श्राइन की मेन बिल्डिंग जहां पर ही डोमिनेट कर रही थी, वहां पर इताची ने एक लंबी सांस ली। उस जगह को उसके क्लैन के लोगों ने भर रखा था। ये एक रेगुलर मीटिंग थी। अब इजुमे गेनिन है तो इसी वजह से वो भी यहाँ है, क्योंकि वो उसी के एज की है और वो यहाँ पर न्यू है, तो इसीलिए इताची उसके पीछे बैठा था। शायद उस हीट की वजह से वो थोड़ा शांत थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो उसको बुलाना चाहता था, पर उस टाइम पर बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। वहां पर एक वर्डलेस प्रेशर था जो उसे कुछ भी करने से रोक रहा था उस टाइम पर।
तभी उसके पापा जो आगे बैठे हुए थे वो उठे और उन्होंने बोला चलो शुरू करते हैं। और फिर वो पीछे की तरफ मुड़े जहां पर सारे बैठे हुए थे। वो सब अब अपनी सांसों को रोक कर बैठे थे और फुकाकू के बोलने का वेट कर रहे थे। उस टाइम पर वो सीन कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिलीजियस लीडर अपने बिलीवर्स के साथ बैठा हो। क्लैन के नजरों के बोझ के तले दबा लीडर। ये था इताची के पापा फुकाकू का काला सच। फिर फुकाकू ने बोला अभी ऑफिशियली डिसाइडेड है कि मेरा बेटा ओनबू ज्वाइन कर रहा है और वो ऑलरेडी अपने मिशंस को अपने मेंबर्स के साथ कैरी आउट कर रहा है। श्राइन में एक चेयरफुल एको जाग उठी। फिर फुकाकू ने बोला अब हमारे क्लैन की पाइपलाइंस कनेक्टेड हैं विलेज के सेंटर से। अब हमें डेटा सिर्फ विलेज से ही नहीं मिलेगा, अब हम खुद भी जांच कर सकते हैं। फिर फुकाकू ने अपने बेटे का नाम बुलाया। बिना एक आवाज करे इताची अपने फीट पर खड़ा हो गया था और अपने पापा के आगे बोलने का वेट कर रहा था। फिर फुकाकू ने बोला तुमने ओनबू ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है, तो क्या तुमने वहां पर कुछ नोटिस किया? यह क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट था जिससे अब इताची थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। जो विलेज है वो ऑलरेडी क्लैन को जज करके बैठा है और वो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। उसके पापा उससे कुछ ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके कॉमरेड्स ने उसकी ज्वाइनिंग की कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी और वहां पर एक ऐसा भी बंदा था जिसने उसकी ज्वाइनिंग पर डिस्प्लेजर भी दिखाया था, लेकिन वो ये सारी बातें बिना किसी हिचक के यहाँ पर नहीं बोल सकता था क्योंकि वो उचिहा क्लैन का मेंबर था। 11 साल की उम्र इताची के यूथ के लिए एक अलग ही सोर्स ऑफ इरिटेशन बन चुकी थी। फिर इताची ने बोलना स्टार्ट किया कि ये एक फैक्ट है कि विलेज के लोगों की सोच उचिहा क्लैन को लेकर के वेरी करती है और कुछ लोग अच्छा भी नहीं सोचते। इट इज। जैसे इताची ने बोलना स्टार्ट किया था वैसे उसके पापा ने एक सिंपैथेटिक वॉइस में सीट पर बैठकर आंसर किया, बट बोलकर इताची ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। उसने अपनी बात में थोड़ा वेट डाला ताकि वो उस हेस्टी हुटिंग को पुश कर सके। फिर उसने आगे कहा मुझे विलेज में कोई एक्टिव हेट्रेड कोई घृणा फील नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना यही है कि उनकी भावनाएं उसी प्रकार की चिंता और जेलसी हैं जो किसी को भी हो सकती हैं। उसके पापा उसकी बातों को अपने आर्म्स को क्लोज करके सुन रहे थे और यह बात सुनकर के उनकी राइट हैंड साइड वाली एल्बो थोड़ी ऊपर हो गई। फिर उन्होंने बोला जो चिंता और जेलसी तुम मेंशन कर रहे हो वो सब मिलकर के एक बड़े इमोशन में बदल जाती हैं। मानो उसके पापा की बात से सहमत होने के लिए वहां पर बैठे लोग बकबक करने लगे और शोर करने लगे। उस शोर की आवाज को दूर करने के लिए इताची ने अपनी स्ट्रेंथ को अपने पेट में इकट्ठा किया और जोर से बोला अगर तुम किसी भी चीज के पीछे एक बैकवर्ड प्रेडिक्शन लगा दोगे तो कोई भी चीज रिड्यूस होकर के एक नेगेटिव फिनोमेना ही बन जाएगी। उसके और उसके पापा के बीच में एक आदमी था जिसने उसे देखा और खड़ा हो गया। वो उसके पापा का ट्रस्टेड एड याशिरो था। उसने अपने नैरो आई से इताची को देखते हुए बोला हे इताची। अब इताची चुपचाप अपने पापा के ट्रस्टेड एड की तरफ मुड़ गया। अब याशिरो ने आगे बोला तुम सच में विलेज की साइड ले रहे हो? मैं सही कह रहा हूं ना? तुम सच में किसकी साइड हो, विलेज की या क्लैन की? अब तुम्हारी जजमेंट शायद थोड़ी डल होती जा रही है और अपने आप से भरी हुई है ओनबू ज्वाइन करने के बाद से। अच्छा होगा कि हम चीजों को फ्रेमवर्क में पुश ना करें अपने वर्ड से। याशिरो ने चिल्लाते हुए बोला व्हाट? एनिमी अलाय। इताची की आंख में हल्का लाल रंग चमक रहा था। यदि आप वर्ड्स के यूज से चीजों को डिफरेंशिएट करते हो तो आप वास्तविक स्थिति से चूक जाते हो। आप उस जगह पर कदम रखने के लिए मजबूर हो जाते हो जहां पर आप कदम नहीं रखना चाहते हो। फिर याशिरो ने बोला मेरे पास इस समझ की बाहर के बात के लिए टाइम नहीं है। तुम किसकी साइड हो उचिहा इताची? इताची ने अपने पापा की आंखों में देखते हुए बोला ये ऑब्वियस है, मैं उचिहा क्लैन का मेंबर हूं। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तुम्हारे पास 1 सेकंड है। अब मीटिंग खत्म हो चुकी थी। इताची अपने पापा के थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था। शिशवी की आवाज सुनकर के फुकाकू ने पीछे देखा। वो अब थोड़ा क्यूरियस हो चुके थे। वो पीछे मुड़े और उन्होंने इताची के दोस्त को देखा और बोला क्या हुआ शिशवी? शिशवी ने बोला मुझे आपके बेटे से 2 मिनट बात करनी है। फिर फुकाकू ने शिशवी को देखा और इताची को धीरे से देखते हुए बोला ज्यादा लेट मत होना, और वो ये बोल करके वहां से चले गए। शिशवी ने बोला मैं समझ सकता हूं कि तुम कितना अच्छा महसूस कर रहे हो, ये हर्ट होता है। उसके दोस्त की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो दिल से परेशान दिख रहा था। फिर उसने बोला याशिरो तख्ता पलट करने वाले ग्रुप का लीडर है। उस आदमी के लिए गांव के सभी लोग दुश्मन हैं।
इताची के साथ पहले जो अब्यूज किया गया था वो उसके कानों में अभी तक गूंज रहा है। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया, मानो उसके दिमाग के पीछे उभरी याशिरो की छवि से वो नजरें हटा रहा हो। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तुम ओनबू में जा रहे हो तो मैंने एक चाल चली थी। इताची ने बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? शिशुई ने बोला, मैंने होकागे से डायरेक्टली बात की थी और अथॉरिटी ले ली थी क्लैन के ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करने की। ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन क्लैन का क्या मतलब है? इताची थोड़ा कंफ्यूज था। वो तुरंत समझ नहीं पाया था कि उसका फ्रेंड कहना क्या चाहता है। फिर शिशुई ने अपना मुंह दोबारा खोला, मानो वो इताची को समझ गया हो। ये पक्का करने के लिए कि विलेज में और आक्रोश ना हो, मुझे मेरी ड्यूटीज से हटा दिया गया है। उनका डिससेटिस्फेक्शन अब एक्सप्लोड होने ही वाला है। होकागे ने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने डिसीजंस के हिसाब से एक्ट कर सकता हूँ और उन्होंने मुझे ओनबू में पोजीशन भी दी है, पर ये सिर्फ नाम के लिए है। लास्ट में मैं सीधे होकागे को रिपोर्ट करता हूँ ताकि तुम्हारे फादर को और बाकी लोगों को मेरे ओनबू में होने का पता ना चले, और विलेज के अंदर भी कुछ ही लोग जानते हैं। इताची ने बोला, तुम सच में लॉर्ड होकागे के पास गए थे? शिशुई ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैंने उनसे कूपिडिटा के बारे में कुछ नहीं कहा है। अगर विलेज के लोगों को पता चला क्लैन की साजिशों के बारे में तो इताची देख सकता है कि वो लोग और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जो वो एक दूसरे को चेक में रख रहे हैं। शिशुई ने बोला, हम दोनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे और क्लैन को एक्सप्लोड होने से रोकेंगे। तुम ओनबू में रह करके रोकोगे और मैं एज अ निंजा लॉर्ड होकागे को डायरेक्टली रिपोर्ट करके। शिशुई ने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने तुमसे किया था। शिशुई ने अपने फिस्ट को आगे किया और इताची ने अपने फिस्ट को उसकी फिस्ट से टच किया। फिर शिशुई ने धीरे से बोला, अबव ऑल एल्स हमें मिलकर उन लोगों को रोकना होगा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से। और फिर इताची ने धीरे से अपने सर को हिलाया। हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। वैसे अगर आपको ककाशी का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसके नॉवल को सुन सकते हो। उसमें ककाशी के बारे में कई सारी बातें करी गई है। उसमें वॉर के बाद ककाशी ने कैसे होकागे की सीट को संभाला उसके बारे में कई सारी बातें करी गई है। वैसे मैं इस नॉवल को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको देखनी है तो आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख सकते हो। और बाकी अगर आपको कुछ क्रेजी देखना है तो आप नीचे वाली वीडियो को देख सकते हो। तो चलो बाय।